सर, जैसे अभी आपने बताया ना कि ये जो दिमागी नक्सल है, अर्बन नक्सल है, ये कैसे सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। अब जंतर मंतर पर देखिए क्या हुआ, पुलिस को टारगेट किया गया। अब अलग अलग जगह पर ये जो दिमागी नक्सल है अभिजीत दीप के, आप देखो संभाजी नगर में कैसे पुलिस वालों पर बरस रहा था। भाई तू है कौन? इसी का एक और तिलचट्टा, आशुतोष राम का, वो राजस्थान में जाकर पुलिस वाले को धमका रहा था। और दिल्ली में तो इन्होंने अपराधियों को हायर कर लिया था जंतर मंतर पर, सिर्फ पुलिस वालों को पिटवाने के लिए। सर, तो आप सोचिए, इनके निशाने पर पुलिस है, सुरक्षा बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इससे तो पता चलता है ना सर इनकी मानसिकता का कि ये कहां से आते हैं और क्या सोच रखते हैं। अंजू जी, आपने 3 उदाहरण दिए और तीनों की सोच एक ही है कि पुलिस को कैसे मनोबल गिराएं और कैसे उनका अपमान करें। वो चाहे राजस्थान में हो, चाहे संभाजी नगर में हो, या चाहे कहीं और। तीनों केसेस में ये था कि अपमान करो, उनका मनोबल गिराओ। तो मेरा तो सरकार को परामर्श होगा कि इनको पुलिस की जरूरत नहीं है। अगर इनको पुलिस से इतनी एलर्जी है, या पुलिसकर्मी के कोई परिवार वाला इन्हीं को कहीं जो है कूट काट न दे, तो बेहतर होगा कि इनको पुलिस की सुरक्षा इनकी विड्रॉ कर ले। ये तो इनके पास संसाधन की कमी नहीं है, प्राइवेट सिक्योरिटी ले, पुलिस की सुरक्षा से अब इनको मुक्त कर दें। पुलिस का वर्कलोड भी कम होगा और इनको गाली गलौज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दीपिका ने तो खैर हद ही कर दी थी। एक जिम्मेदार और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी को उसके बेटे के सामने इन्होंने उल्टी सीधी असह्य बातें की। मुझे घोर आपत्ति है ऐसे थर्ड क्लास लोगों को की सुरक्षा दी जाए। ये ऐसे लोग, इनको सुरक्षा दी जाए। इनसे तो जनता को सुरक्षित करना चाहिए अंजू जी, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और दूसरा, आपने देखा कि वो कैसे विदेशी मीडिया की आंखों का तारा बना हुआ है दीप के, वो सीएनएन पर बैठकर इंटरव्यू दे रहा था। सर, उसकी बिसात क्या, औकात क्या है? वो वहां पर ये कह रहा था कि हमारी कामयाबी है कि हमने भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, इसलिए उसका इंटरव्यू हो रहा था वहां पर। और वो एंकर ये तक नहीं पूछ रही थी कि रांची में जो चल रहा है धरना प्रदर्शन छात्रों का, उस पर कुछ बोलोगे? तो आप सोचिए कैसे उसको प्लांट किया गया है यहाँ पर सर। वो तो बिल्कुल सीआईए का प्लांट है ही है, तभी तो सीएनएन इंटरव्यू ले रहा है। इतने बड़ा उनको हीरो बना रहे हैं सीएनएन वाले या इस तरीके के। आप ये देखें कि जब इनकी शुरुआत हो रही थी, जब वहां 25 आदमी नहीं थे जंतर मंतर पे, दिखाई ये पड़ रहा था कि मीडिया कर्मी ज्यादा थे और उसमें विदेशी मीडिया भी थे। वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा मौका आए। ऐसा मौका शायद सरकार ने उनको दे भी दिया कि उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ली। अब आप देखिए, ये सीजेपी के जो अधिक से अधिक सपोर्टर्स हैं वो कहाँ के हैं बताइए? पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर आपके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है कि आप आईएसआई के द्वारा प्रेरित और बॉट्स के द्वारा प्रेरित आपके सपोर्टर्स हैं। ये बात दूसरी है कि मुफ्त का खाना आने के चलते जो मालूम पड़ा कि इतने लजीज व्यंजन, पिज्जा, बर्गर, समोसा, और जो तो लड़की कहने थी ले खा, ये मोदी की तेरे ही के समोसे हैं। तो अब जब इतना आपको मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, तो क्राउड अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन कुछ ढील हमारी थी, कुछ ढील पुलिस की थी, कुछ ढील शासन प्रशासन की थी। वरना यही इनकी जरा कायदे से इनसे बातचीत हो जाती। ये अब अगर हो जाए तो इनकी औकात नहीं है अंजू जी की ये कुछ कर सके। और इसके पहले भी इन्होंने कौन से ऐसे क्रांतिकारी काम कर दिए थे कि आज इनकी इज्जत की जाए। सीएनएन तो वही करेगी जो सीआईए स्पॉन्सर्ड जो काम होता है। सीआईए अमेरिका में और आईएसआई पाकिस्तान में, वही बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीआईए। तो पूरा नेटवर्क आपके सामने आ चुका है अंजू जी। तो इसमें भारत सरकार और पुलिस को बहुत सचेत और सतर्क रहना। सर, जब कोई पुलिसकर्मी काम कर रहा है, उसके काम में कोई दखल देता है, उसको काम करने से रोकता है, तो उसको तो सीधे सीधे अंदर ठोकने की जरूरत है ना। उनके साथ तो कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। इन सबको कैसे बख्श दिया गया? चाहिए कॉकरोच नंबर 1 दीप के हो, या 2 सौरभ दास हो, या तीसरा हो आशुतोष राम का, ये खुले में घूम कैसे रहे हैं सर? आप सही कह रहे हैं। यही बात मैं पूछता हूं कि इनके साथ अत्यधिक उदारता प्रदर्शित की गई है। यही हरकतें इन्होंने उत्तर प्रदेश में की होती तो आप समझ सकती थी इनके साथ क्या होगा। और ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाके ये हथकंडे अपनाए तो इनका क्या होगा। ये भूल जाएंगे राजनीति क्या होती है अंजू जी, और ये होना भी यही चाहिए। आपने सही कहा कि इनके विरुद्ध वही कार्रवाई होनी चाहिए जो पुरानी आईपीसी में धारा 332 रांची कर्मचारी के काम में अवरोध उत्पन्न करना और समुचित धाराओं में जो बीएनएस की है उसके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने, एमपी ने, जब राहुल गांधी वहां पर नजरबंद हुए थे पीएम रेजिडेंस के पास,
तो उसने एक सब इंस्पेक्टर को वर्दी में जो धक्का उक्का दिया था उनके, मैंने तब भी कहा था कि एमपी साहब को वहीं नजरबंद कर देना चाहिए, गिरफ्तार हो जाने चाहिए और स्पीकर को पत्र लिख देना चाहिए था कि इन्होंने चूंकि ये अभद्रता की है इसलिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, पहली बार खुलकर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल्स पर दिमागी नक्सल कहकर हमला बोला है, तो आपको लग रहा है कि अब इनको काबू में करने के लिए कोई ना कोई ठोस रणनीति लेकर तो आ रही होगी मोदी सरकार? देखिए, ये आह्वान कोई सामान्य आह्वान नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर और किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन में हुआ है। ये एक देश के लिए एक रोड मैप है और देश का रोड मैप इसको संभालेगी आईबी, रॉ, पुलिस एजेंसीज और समस्त शासन प्रशासन इसको लेकर के। जो दिमागी नक्सल की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, आपके जो बंदूक वाले नक्सल थे उनका तो निस्तारण हो गया, अब इनका निस्तारण शेष है। कम से कम मुझे कोई संशय अपने मन में नहीं है, इनका भी निस्तारण उसी प्रकार पूर्ण रूपेण होगा जैसे जो जंगल वाले नक्सल थे। सर, दूसरी तरफ एक और कोचिंग माफिया है, उस पर भी तो हमला बोल दिया है ना। अब अगर ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी सारे बच्चों को एक जैसी सर, तो उनको इन बड़े बड़े कोचिंग माफिया के पास जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जेनजी को लेकर जो कुछ हो रहा है वो इन्हीं के जरिए तो हो रहा है। पेपर लीक भी तो यही करवाते हैं। बिल्कुल, पेपर लीक भी यही कराते हैं। और ये मैं समझता था कि ये शायद 10-20 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, ये तो लाखों करोड़ की है। जो कोटा में कोचिंग सेंटर की बात आ रही थी, तो अब तो गली गली कोटा बन गया है, जहां पे बच्चों का शोषण, लोग माता पिता अभिभावक अपने घर की जमीन जायदाद गाय भैंस बेच करके बच्चों को महंगी कोचिंग में भेजते हैं। घर की जो सोना चांदी और ज्वेलरी होती है उसको गिरवी रखकर बेच करके बच्चों को भेजते हैं। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ी राहत हमारे बच्चों को होगी, परिवारों को होगी कि सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर्स, उनके व्याख्यान, उनकी किताबें, उनके नोट्स बच्चों को निःशुल्क मिल जाएंगे और कोचिंग पे उन्हें एक पैसा नहीं देना होगा। यही कोचिंग अगर वो पैसा देके करते तो दाखिला एक तो मिलना मुश्किल था और मिलता तो लाखों रुपए देने के बाद मिलता। वो प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क अगर दिया है तो ये वरदान है बिल्कुल। तो सर, आपको ये लग रहा है कि इस बार का जो भाषण था, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि पीएम मोदी का इस बार का भाषण बिल्कुल डिफरेंट था, उसमें आपको कुछ और चीजें भी ऐसी दिखी जो आप मेंशन करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें तमाम चीजों का समावेश हुआ। हमारे बच्चों की कोचिंग, हमारे बच्चों को एआई की निःशुल्क ट्रेनिंग और जो नक्सल्स के बारे में जो बात की, मैं समझता हूं कि इन 3 बिंदुओं के ऊपर अगर हम देख लें, इससे ज्यादा व्यवहारिक और पूरे समाज को और पूरे एक एक परिवार को जिसने स्पर्श किया होगा वो ये 3 बिंदु हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और दूसरी तरफ तो ये जो दिमागी नक्सल है, इनके झुंड में तो मुझे लगता है हड़कंप आ ही गया होगा, क्योंकि अब अगर ये रडार पर आ गए हैं केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, तो इनके सफाई के लिए बहुत सारे कदम बहुत जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाने वाला है। जाहिर सी बात है, इनके दिन भी सर गिने हुए हैं। जैसे कि वो हथियार वाले नक्सल थे, उनके दिन भी गिने चुने रह गए थे और उनका खात्मा हो गया। अब इनका खात्मा होने की बारी है, जो कि कॉकरोच बनकर जगह जगह पनप रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।